हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू योगी आईएएस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र 1 के खंड ख के फर्स्ट चैप्टर हिंदी भाषा और नागरी लिपि के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है हिंदी की विशेष व्यवस्था। उससे पहले अपन ने संज्ञा व्यवस्था और विशेष सर्वनाम व्यवस्था अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा आ जाएगा हिंदी की विशेषण व्यवस्था। तो आ जाते हैं अपन हिंदी की विशेषण व्यवस्था। परिचय। विशेषण वह विकारी पद है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ये सामान्यतः संज्ञा की विशेषता सूचित करता है, पर जब सर्वनाम संज्ञा का स्थापन बनता है तो वही विशेष्य हो जाता है। कभी कभी कुछ विशेषण क्रिया की विशेषता भी बताते हैं जो क्रिया विशेषण कहलाते हैं और अपनी प्रकृति में अविकारी होते हैं। ठीक है, मतलब कि विशेषण क्या होता है, मतलब अविकारी। कुछ क्रिया विशेषण के अंदर अविकारी होते हैं। तो विशेषणों के भेद। हिंदी व्याकरण में प्राय 4 प्रकार के विशेषण हैं हिंदी में। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा सार्वनामिक विशेषण, तीसरा है परिमाण बोधक विशेषण और पांचवा है संख्यावाचक विशेषण। तो अपन पहला भेद के बारे में चर्चा करेंगे, गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा के गुणों, जैसे रंग, जो अपन ने पहले संज्ञा पढ़ी थी, उसके जो गुण थे, रंग, स्थान, व्यक्ति, स्थान, उनका नाम, तो रंग, आकार, स्थान, काल आदि का बोध कराते हैं, वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो संज्ञा के गुणों के, जो कि रंग, आकार, स्थान मतलब आदि का बोध कराते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ध्यातव्य है कि यहाँ गुण का अर्थ विशेषता से है, उनका अर्थ उसकी विशेषता से है, अच्छाई से नहीं। उदाहरण के लिए मोटा, पतला, बुरा, ऊंचा, नीला, काला, पुराना आदि गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर आ जाते हैं सार्वनामिक विशेषण। वह विशेषण जो सार्वनामिक रूप में संज्ञा में ही संज्ञा की विशेषता बताते हैं, सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा की विशेषता बताते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, कितने लंबे हो तुम, अपनी दुनिया में रहो, तुम्हारी स्थिति कैसी है। यदि वाक्यों में कितने, अपनी व तुम्हारी सार्वनामिक विशेषण हैं, तो सार्वनामिक विशेषण के मतलब यह है, सार्वनामिक विशेषण है। और इसके 4 भेद उपभेद होते हैं। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, जो कि वह किताब दो। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में क्या है कि वह किताब दो। फिर होता है कि अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, कोई किताब दो। फिर प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, कौन सी किताब चाहिए, पीछे प्रश्न चिन्ह लग गया तो वो क्या होता है, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। फिर है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, जो कल मांगी थी वही दो। मतलब कि एक संबंध आ रहा बीच में कि जो कल मांगी थी वही दो, तो बीच में क्या हो गया, संबंध हो गया जो का। फिर आ जाता है ये अपना सार्वनामिक विशेषण हो गया। इसके उपभेद कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब आ जाते हैं परिमाण बोधक विशेषण। यह विशेषण प्राय तब आते हैं जब विशेष्य के रूप में कोई द्रव्यवाचक संज्ञा हो। यह भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाण बोधक 1 मीटर कपड़ा दो और अनिश्चित परिमाण बोधक थोड़ा पानी पिलाओ। निश्चित परिमाण बोधक कि एक निश्चित, उसने 1 मीटर बोला तो एक निश्चित होता है कि समय, उसका मतलब माप हो गया ना कि 1 मीटर कपड़ा। तो बट उसने बोला कि अनिश्चित परिमाण बोधक किसे कहते हैं, थोड़ा पानी पिलाओ। जैसे कि थोड़ा पिलाने के मतलब थोड़ा पिलाओ, पर जितना प्यास लगेगी उतना पिएगा ना, कोई माप तो नहीं कि 1 लीटर पिलाओ कि 2 लीटर पिलाओ, थोड़ा पिलाओ। मतलब तो वो क्या हो गया, अनिश्चित हो गया, उसके कोई वो निश्चित नहीं है, वो कितना भी पी सकता है। बट निश्चित के 1 मीटर कपड़ा, तो मतलब 1 मीटर कपड़ा ही निश्चित हो गया। फिर आ जाता है गैर संख्यावाचक विशेषण। यह विशेषण भी लगभग परिमाण बोधक विशेषण के समान है, किंतु ये तब आते हैं जब विशेष्य के रूप में कोई जातिवाचक संज्ञा हो। यह भी 2 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण किससे कहते हैं, ये परिमाण बोधक विशेषण के समान ही है, किंतु ये तब आते हैं जब विशेष्य के रूप में कोई जातिवाचक संज्ञा हो। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्या, 20 राक्षस आए थे, निश्चित कि 20 ही थे,
20 राक्षस आए थे, परंतु अनिश्चितवाचक के अंदर कुछ देवता आए थे, कुछ के अंदर 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, क्योंकि उसने कोई निश्चित नहीं किया, उसने कोई ऐसा नहीं बोला कि हाँ बस 5 ही होंगे। तो निश्चितवाचक संख्या के अंदर की 20 राक्षस आए थे और अनिश्चित संख्यावाचक कुछ देवता आए थे। तो ये अपना संख्यावाचक विशेषण कंप्लीट हो गया। अब विकारी तथा अविकारी विशेषण, विशेषण के अंदर भी विकारी और अविकारी होते हैं। तो ध्यातव्य है कि विशेषण के इन चारों प्रकारों में से पहले 2 प्रकार के विशेषण विकारी हैं। जो पहले 2 प्रकार के थे वो विकारी थे, गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। परंतु विकारी, जबकि अंतिम दो थे सार्वनामिक, फिर ये परिमाणबोधक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, ये दोनों अविकारी पद हैं, अविकारी हैं। गुणवाचक व सार्वनामिक विशेषण लिंग वचनानुसार परिवर्तित होते हैं, लिंग वचनानुसार, जबकि परिमाणबोधक व संख्यावाचक विशेषण परिवर्तित नहीं होते हैं। इसे हम निम्नांकित उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। तो पहला है गुणवाचक विशेषण, वह बहुत अच्छा है मतलब पुल्लिंग है तो पुल्लिंग प्लस एक वचन वह है। फिर वह बहुत अच्छी है तो स्त्रीलिंग प्लस एक वचन, वह बहुत अच्छे हैं तो है तो पुल्लिंग प्लस बहुवचन। तो यह गुणवाचक विशेषण का हो गया कि गुणवाचक विशेषण के अंदर लिंग वचनानुसार होता है, गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषण के अंदर। फिर आ जाता है सार्वनामिक विशेषण, तो वह कितना लंबा है तो मतलब इसके अंदर है तो पुल्लिंग प्लस एक वचन, वह कितनी लंबी स्त्रीलिंग प्लस एक वचन, वह कितने लंबे हैं तो पुल्लिंग प्लस बहुवचन। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए विकारी पद। गुणवाचक व सार्वनामिक विशेषण क्या हो गए, विकारी पद हो गए। और फिर आ जाते हैं परिमाणबोधक विशेषण, राम ने कुछ पानी पिया तो पुल्लिंग प्लस एक, राम पुल्लिंग हो गया और प्लस एक वचन। फिर है सीता ने कुछ पानी पिया, स्त्रीलिंग प्लस एक वचन। देवताओं ने कुछ पानी पिया तो पुल्लिंग प्लस बहुवचन, देवताओं ने तो बहुत सारे देवता हो गए। फिर आ जाते हैं गे संख्यावाचक विशेषण, तो एक बच्चा खेल रहा है तो पुल्लिंग प्लस एक वचन, एक दर्जन बच्चे खेल रहे हैं तो पुल्लिंग प्लस बहुवचन, और एक बच्ची खेल रही है तो स्त्रीलिंग प्लस एक वचन। तो ये हो गए अपने विकारी तथा अविकारी पद। ठीक है, अब आ जाते हैं अन्य और इनकी अन्य विशेषताएं। हिंदी की विशेषण व्यवस्था की कुछ और विशेषताएं इस प्रकार है। विशेषणों के 2 भेद, उद्देश्य विशेषण व विधेय विशेषण भी किए जाते हैं हिंदी के अंदर। यदि विशेषण विशेष से पूर्व आता है तो उद्देश्य विशेषण कहलाता है। यदि जो विशेषण है ना वो अगर विशेष से पूर्व आता है तो वो क्या कहलाता है, उद्देश्य विशेषण कहलाता है। जैसे वह काला लड़का है, तो इसमें काला क्या हो गया, विशेषण हो गया, तो वो पहले आता है तो वो क्या हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण। और अगर यही शब्द बाद में आ जाएगा कि वह लड़का काला है तो वो क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। यदि विशेषण विशेषी के बाद आए तो वह विधेय विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह लड़का काला है, वाक्य में काला ध्यातव्य है कि विधेय विशेषण भी तार्किक रूप से संज्ञा की ही विशेषता बताते हैं। कभी कभी कुछ विशेषण विशेषणों की ही विशेषता बताते हैं, ऐसे विशेषणों को परिविशेषण कहते हैं। कभी कभी जो कुछ विशेषण होते हैं वो विशेषणों की ही विशेषता बताते हैं और इनको क्या बोलते हैं, परिविशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए वह बहुत चालाक है में चालाक विशेषण व बहुत पर विशेषण है, चालाक विशेषण और बहुत पर विशेषण हो गया। कहीं कहीं विशेष का प्रयोग संज्ञा रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए उस लंबू को देखो, वह बड़ों की बात माननी चाहिए। उस लंबू को देखो, वह बड़ों की बात माननी चाहिए वाक्यों में लंबू व बड़ों का संज्ञावत प्रयोग किया गया है। हिंदी में कुछ विशेषण तो मूलतः विशेषण शब्द ही है, जैसे सुंदर, काला, मोटा इत्यादि। शेष विशेषण संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया से निर्मित होते हैं। उदाहरण के लिए संज्ञा से विशेषण बनारस, बनारसी, सर्वनाम से विशेषण मैं, मेरा, और क्रिया से विशेषण खजाना, खाना, तो लड़ना या लड़ाकू, खाना या। तो ये अपना क्या कंप्लीट हो गया, विशेषण।
आगे समझ में विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण कितने भेद होते हैं? तो इसके 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणबोधक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण। इसमें जो ये अपना गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण होते हैं, ये दोनों ही विकारी पद होते हैं, और परिमाणबोधक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण ये दोनों ही अविकारी होते हैं। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन आ जाते हैं हिंदी की क्रिया विशेष व्यवस्था के ऊपर। अपना संज्ञा व्यवस्था, सर्वनाम व्यवस्था और अपना विशेषण व्यवस्था कंप्लीट हो गया। अब अपन करते हैं हिंदी की क्रिया व्यवस्था परिचय। क्रिया भाषा वह विकारी पद है जिसके माध्यम से कुछ करना या होना सूचित। क्रिया किसे कहते हैं? जो मतलब कि जिसके माध्यम से कुछ करना या होना सूचित होता हो। व्याकरणिक दृष्टि से क्रिया किसी भी भाषा की मूल इकाई मानी जाती है, क्योंकि कोई भी स्वतंत्र वाक्य सर्वनाम विशेषण आदि के अभाव में तो हो सकता है, किंतु क्रिया के अभाव में नहीं। क्रिया के 2 प्रकार के भेद होते हैं: आक्रामक क्रिया व सकर्मक क्रिया। हिंदी में क्रिया का वर्गीकरण कई आधारों पर किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आक्रामक तथा सकर्मक। वैसे तो बहुत आधारों पर किया गया है, पर आक्रामक क्रिया और सकर्मक क्रिया ही महत्वपूर्ण क्रिया होती हैं। तो पहली है आक्रामक क्रिया। आक्रामक क्रिया, जब कोई क्रिया बिना कर्म की अपेक्षा के हो तो आक्रामक क्रिया कहलाती है। जैसे मतलब कि जब कोई क्रिया, अपन कोई कर्म नहीं कर रहे हैं और वो मतलब कर्म नहीं कर रहे हैं तो मतलब तो उसको क्या बोलता है? आक्रामक क्रिया। उदाहरण के लिए राम हंसा, तो राम हंसने के लिए कोई कर्म थोड़ा करना पड़ता है, वो तो राम ऐसे ही हंस सकता है ना। तो राम हंसा, पक्षी उड़ रहे हैं, तो राम का हंसने का काम है, राम हंसेगा। पक्षियों को उड़ने का काम है, पक्षी उड़ेगा। तो वो क्या हो गया? उसको कोई कर्म नहीं करना पड़ता है, तो आक्रामक क्रिया। और सकर्मक क्रिया, यह वह क्रिया जिसके साथ कर्ता ही नहीं कर्म भी विद्यमान होता है। जो सकर्मक क्रिया होती है उसके अंदर कर्ता ही नहीं कर्म भी विद्यमान होता है। उदाहरण के लिए राम ने रावण को मारा, तो वाक्य में कर्ता राम व क्रिया मारा के साथ कर्म के रूप में रावण है। ठीक है, समझे? वाक्य में कर्ता राम है और क्रिया क्या हुई? मारा है, बट उसके साथ कर्म क्या हो गया? कि रावण है, कि रावण को मारा है। उस कर्म क्या था? रावण को मारा है। यदि कर्म व्यक्त न हो किंतु कर्म की अपेक्षा विद्यमान हो तो भी क्रिया सकर्मक ही होगी। जैसे राम ने खाया में खाना कर्म की अपेक्षा विद्यमान है। अब क्रिया के भेद। संयुक्त क्रिया, क्रियाओं का एक प्रमुख वर्ग संयुक्त क्रिया कहलाता है। एक प्रमुख वर्ग संयुक्त क्रिया कहलाता है। संयुक्त क्रिया वहाँ होती है जहाँ एक से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी वाक्य में कार्य के होने या किए जाने को सूचित करें। संयुक्त क्रिया के भीतर क्रियाएं 4 उपखंड विभाजित होती है। समझे? संयुक्त क्रिया किससे कहते हैं? जिसमें एक से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी वाक्य का कार्य होना या करती हैं, किए जाने की सूचित करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रिया। और संयुक्त क्रियाएं उसके कितने खंड होते हैं? 4 होते हैं। मुख्य क्रिया, संयोजी क्रिया, रंजक क्रिया और सहायक क्रिया। कितने? 4 होते हैं। तो अपन पहला आ जाते हैं मुख्य क्रिया के ऊपर। मुख्य क्रिया किसे कहते हैं? मुख्य क्रिया संयुक्त क्रिया का मूल भाग है। मुख्य क्रिया जो संयुक्त क्रिया होती है उसका मुख्य भाग होता है, जिस पर संपूर्ण क्रिया संरचना टिकी होती है। उदाहरण के लिए राम तेजी से चलता जा रहा है, वाक्य में चलना एक मुख्य क्रिया हो गई। राम क्या कर रहा है? तेजी से चलता जा रहा था, उसका मुख्य काम क्या हो गया? चलना उसका मुख्य काम हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया। संयोजी क्रियाएं, ये वह क्रियाएं हैं जो मुख्य क्रिया के पक्ष या वृत्ति आदि की सूचना देती है। उदाहरण के लिए उपरोक्त वाक्य में जा रहा संयोजी क्रिया को सूचित करता है। राम तेजी से चलता जा रहा, तो जा रहा एक क्या हो गया? संयोजी क्रिया का उदाहरण हो गया। पक्ष या वृत्ति आदि की सूचना देता है, जो वो क्या कर रहा है वो उसकी सूचना देता है। फिर है रंजक क्रियाएं। ये क्रियाएं संयुक्त क्रियाओं में कभी कभी हिस्सा बनती है। इनकी विशेषता यह है कि ये मुख्य क्रिया को विशिष्ट अर्थ छवि प्रदान करती है। उदाहरण के लिए गिर पड़ना व फेंक देना जैसी संयुक्त क्रियाओं में पढ़ना व देना रंजक क्रियाएं कहलाती हैं।
समझे। दो क्रियाएं संयुक्त क्रियाओं में कभी कभी हिस्सा बनती, दो क्रियाएं संयुक्त क्रियाओं में हिस्सा बनती है, दो एक मतलब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर बनती है, तो वो इनकी विशेषता यह है कि मुख्य क्रिया को विशिष्ट छवि प्रदान करती है। उदाहरण के लिए गिर पड़ना व फेंक देना जैसी संयुक्त क्रियाओं में पड़ना व देना रंजक क्रियाएं हैं। फिर है सहायक क्रियाएं। ये संयुक्त क्रिया का अनिवार्य अंग नहीं है, ये वह क्रियाएं हैं जो मुख्य क्रिया के उत्तरपदी होती हैं, वह उसी पर निर्भर होती है। उदाहरण के लिए उपरोक्त वाक्य में है सहायक क्रिया। जो सहायक क्रिया होती है वैसे तो संयुक्त मतलब अनिवार्य अंग नहीं है, परंतु ये वह क्रियाएं होती है जो मुख्य किसी उत्तरपदी होती हैं। क्रिया के भेद समापिका व असमापिका और अन्य कुछ और भी भेद होते हैं, समापिका व असमापिका। तो एक और दृष्टि से देखें तो क्रियाओं को दो भागों में बांट सकते हैं, समापिका व असमापिका क्रिया। आ जाता है पहला समापिका क्रिया। यह क्रिया वाक्य के अंत में विधेय पक्ष के भीतर आती है। हिंदी में किसी भी सरल व संपूर्ण वाक्य में यह जरूरी है कि क्रिया अंत में ही आए। इस रूप में हिंदी में प्राय सभी क्रियाएं समापिका क्रियाएं ही हैं। उदाहरण के लिए राम अयोध्या जाएगा, वाक्य में जाएगा समापिका क्रिया है। समझे। यह क्रिया वाक्य के अंत में जो विधेय पक्ष के भीतर आती है, जो अपन वाक्य के अंत में कि क्या करेगा, कहाँ जाएगा, ये क्या हो जाएगा समापिका क्रिया की। समापिका मतलब क्या होता है, समापन होता है। समापन मतलब जो लास्ट या अंतिम बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं, समापिका क्रिया की। उसके बाद में अपन बताएंगे कि राम अयोध्या जाएगा, तो जाएगा क्या हो गया, समापन क्रिया हो गया, क्योंकि वो अंतिम बिंदु बता रहा है। फिर आ जाता है असमापिका क्रिया। यदि कोई क्रिया वाक्य के विधेय पक्ष के अंतिम हिस्से में आने की बजाय कहीं और आ जाए तो वह असमापिका क्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी क्रियाओं को कृदंतीय क्रिया या क्रिया का कृदंतीय रूप भी कहते हैं। हिंदी में कृदंतीय क्रियाएं चार प्रकार से प्रत्यय से निर्मित होती हैं। उदाहरण ता ती ते, चढ़ता चढ़ती चढ़ते, ना नीने, सुना सुनी सुने। फिर है आई ए आई, बैठा बैठी बैठे। फिर है कर प्रत्यय, उठकर बैठकर इत्यादि। ये क्या हो गए, असमापिका क्रियाएं हो गई। कृदंतीय क्रियाएं प्रत्यय से निर्मित तो होती है, किंतु प्रत्यय से बनने के बाद भी ये क्रियापद तीन ही रूपों में हो सकते हैं, संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण। उदाहरण के लिए संज्ञा टहलना, विशेषण चलती गाड़ी, और क्रिया विशेषण चलते चलते ए बैठकर कर। क्रिया के भेद प्रेरणार्थक व नाम धातु क्रियाएं। क्रियाओं के दो और भेद माने जा सकते हैं, प्रेरणार्थक क्रियाएं व नाम धातु क्रियाएं। वैसे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रियाएं होती है, क्योंकि वही इसकी महत्वपूर्ण होती हैं। बट जो अपने को तो पूरा विस्तार से चर्चा करनी है ना, तो इसीलिए मैंने एक बार अपन क्या करेंगे, सबको एक बार रिवाइज कर देंगे ना एक बार के, तो फिर अपने माइंड में रहेगा। अगर क्वेश्चन आ भी जाएगा ना तो भी अपने माइंड में रहेगा कि हाँ ये भी उसका क्रिया का भेद होता है, ये भी क्रिया का भेद होता है। तो अपने को क्वेश्चन में लिखने में या फिर मतलब उसको अगर क्वेश्चन आप पूछ लिया अपन से तो फिर उसको आंसर देने में अपने को क्या हो जाए, आसानी होगी। ठीक है। तो और भेद क्या होते हैं, प्रेरणार्थक व नाम धातु क्रियाएं। तो आ जाते हैं प्रेरणार्थक क्रियाएं, जहाँ किसी कर्म का होना या करना कर्ता के माध्यम से न हो बल्कि कर्ता की प्रेरणा से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से हो तो क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए मरवाना, उठवाना इत्यादि। प्रेरणार्थक क्रिया जो किसी दूसरे के थ्रू करवाती हो, समझे, वो खुद ना करके दूसरों के जो कर्म खुद ना करके कर्ता किसी और से करवाता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक क्रियाएं। फिर है नाम धातु क्रियाएं, जिन क्रियाओं को निर्माण संज्ञा विशेषण शब्दों के रूप परिवर्तन के माध्यम से हुआ उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए हाथ संज्ञा हत्याना नाम धातु क्रियाएं, गर्म विशेषण गरमाना नाम धातु क्रियाएं, लज्जा संज्ञा लज्जाना नाम धातु क्रियाएं। क्रिया में विकार पैदा करने वाले तत्व, क्रिया में विकार पैदा करने वाले तत्व। हिंदी व्याकरण में क्रिया एक विकारी पद है। हिंदी व्याकरण में क्रिया क्या है, एक विकारी पद है जिसमें 6 कारणों से विकार आता है। यह लिंग, वचन, काल, वाच्य, पुरुष तथा भाव या वृत्ति। अब जैसे कि लिंग के आधार पर क्रिया परिवर्तन, तो लिंग के
पुल्लिंग हो जाएगा राम जाता है, और स्त्रीलिंग हो जाएगा सीता जाती है। वचन के आधार पर क्रिया, तो वचन एक वचन में मैं जाता हूँ, मैं एक वचन हो गया, बहुवचन में हम जाते हैं, बहुवचन हो गया। फिर है काल के आधार पर क्रियाएं, तीसरा था काल के आधार पर, तो काल के आधार पर भूतकाल में गया था, वर्तमान काल में जा रहा हूँ, भविष्य काल में जाऊंगा। तो ये क्या काल के आधार पर हो गया। फिर आ जाते हैं अपन वाच्य के आधार पर क्रिया परिवर्तन। तो कृत्यवाच्य रावण ने तीर चलाया, कृत्यवाच्य रावण ने तीर चलाया। कर्मवाच्य रावण द्वारा तीर चलाया गया, कर्तवाच्य के अंदर रावण ने तीर चलाया, बट कर्म किसके द्वारा काम किया गया, तो रावण के द्वारा तीर चलाया गया। और भाववाच्य चलना ही तीर का काम है, भाववाच्य मतलब कि तीर का काम क्या है, चलना ही तीर का, तो भाव क्या है, तीर का चलना, ये क्या हो गया, वाच्य हो गया। फिर है पुरुष के आधार पर क्रिया परिवर्तन। उत्तम पुरुष मैं जाऊंगा, मध्यम पुरुष हम तुम जाओगे, और अन्य पुरुष वह जाएगा। उत्तम पुरुष मैं जाऊंगा, मध्यम पुरुष तुम जाओगे, मध्यम एक या दो, फिर अन्य पुरुष वह जाएगा। फिर आ जाता है अगला भाव या वृत्ति के आधार पर क्रिया परिवर्तन। विद्यार्थ तुम वहाँ जाओ, आदेश सूचक। विद्यार्थी किसे कहते हैं, जो किसी को आदेश देता है कि तुम वहाँ जाओ। फिर आ जाता है संदेहार्थ, वह जाता ही दिख नहीं रहा है आगे, पता नहीं। फिर है निश्चार्थ, वह जा रहा है सूचना के आधार पर, कि अपन किसी को सूचना दे कि हाँ वो जा रहा है। फिर है संकेतार्थ, पानी बरसेगा वह जाएगा, पानी बरसेगा तो वह जाएगा, मतलब कि संकेत, पानी बरसेगा तो ही जाएगा, अगर पानी नहीं बरसेगा तो नहीं जाएगा। फिर है संभावनार्थ, शायद वह जाएगा। तो ये क्या हो गए, भाव या वृत्ति के, कि उसके क्या भाव होंगे, वृत्ति मतलब करना कार्य, तो वो क्या हो गए, ये इसका अगला हो गया। वाक्य में क्रिया का कर्म, हिंदी में वाक्य के भीतर क्रिया का कर्म प्राय निश्चित है, अंग्रेजी में क्रिया कर्ता के पश्चात परंतु कर्म से पूर्व आती है, इसीलिए उसे कर्ता क्रिया कर्म भाषा कहते हैं, जबकि हिंदी में कर्ता के पश्चात पहले कर्म आता है और तब क्रिया आती है। यही कारण है कि हिंदी को कर्ता कर्म क्रिया कहते हैं। जहाँ तक संस्कृत का प्रश्न है, वहाँ भी व्यवहारिक कर्म तो हिंदी के समान कर्ता कर्म क्रिया का है, परंतु विभक्ति आधारित संश्लिष्ट भाषा होने के कारण वहाँ कर्म परिवर्तन होने पर अर्थ संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए संस्कृत सह तत्र गजंती, सह कर्ता तत्र कर्म और क्रिया गजंती जाता है। हिंदी वह वहाँ जाता है, तो वह तो कर्ता हो गया और कर्म क्या कर रहा है वहाँ, और जाता है क्रिया हो गई। फिर है अंग्रेजी ही गोज देयर, कर्ता क्रिया और कर्म। अब एज निष्कर्ष, कुल मिलाकर हिंदी की क्रिया संरचना काफ़ी वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक है। इसका मूल ढांचा चाहे संस्कृत क्रिया संरचना से लिया हो, किंतु पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी में आधुनिक हिंदी के निर्माण की निरंतर प्रक्रिया में इसने बहुत सी विशेषताएं स्वतः अर्जित की हैं। संयुक्त क्रियाएं तो हिंदी का अपना विकास है ही, क्रियाओं के करंदंतीय रूपों का विकास भी भाषिक सरलीकरण व भाषिक विकास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व रहा है। इस रूप में भाषा को जन साधारण की भाषा बनाने के लिए जैसी सरल किंतु वस्तुनिष्ठ क्रिया संरचना की आवश्यकता थी, वैसी हिंदी भाषा ने अर्जित की। तो ये अपना क्रिया कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर आ जाता है हिंदी की कारक व्यवस्था। तो हिंदी की कारक व्यवस्था के बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। तो आज अपना कहाँ तक कंप्लीट हो गया हिंदी की, आज अपना आज तक जैसे कि कहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो अपन ने आज तो किया था हिंदी की विशेषण व्यवस्था, हिंदी की विशेषण व्यवस्था। और विशेषण व्यवस्था किसे कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। इसके कितने भेद थे, 4 प्रकार के भेद थे। फिर अपन ने हिंदी की क्रिया व्यवस्था, इसकी वैसे तो अकर्मक व सकर्मक क्रिया ही महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं, पर इसके अलावा भी बहुत सारी क्रियाएं होती है। तो ये अपना क्रियाएं कंप्लीट हो गई, और कल करेंगे हिंदी की कारक व्यवस्था, ठीक है।
अगर यहाँ तक मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको मतलब लेक्चर कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आती, इसको और अच्छे से समझाओ। तो आप कमेंट करोगे तब मेरे को पता चलेगा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, फिर मैं उसका और सॉल्यूशन निकालूंगी और अच्छे से कुछ करूँगी। ठीक है, तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल वापस।